हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि करंट अफेयर्स को कैसे कंप्लीट करना है। कोई अगर आपको एक टॉपिक मिलता है तो उस पे आपको अपना जो नोट्स है वो कैसे बनाना है ना। वन लीनियर अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वो आपका पीएससी से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड तो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है ना। वो 1 पॉइंट के अभी आप क्वेश्चंस जो है यूपीएससी के इवन आप प्री में भी देख ही रहे हैं कि एक ऑप्शन से जो है आपका आंसर करेक्ट नहीं होता है ना। एलिमिनेशन 2 से 3 जो है वो स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। तो उसके लिए आपको फुल एनालिसिस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। पहली गलती हम क्या करते हैं जब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स, हम बस टॉपिक लिखते हैं, टू द पॉइंट किया और बस चीज़ें कर दी है ना। बट हमें ऐसा नहीं करना है। एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट आपको किसी भी चीज़ के बारे में ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए किसी मतलब टाइम लगता है बट एक टॉपिक को लें तो उसे अच्छे से पहले कंप्लीट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वही टॉपिक 1 से 2 महीने में ना लेकिन थर्ड मंथ में रिपीट ज़रूर होगा। और अगर आपने एक बार अपने टॉपिक को कम्प्लीटली एनालिसिस ब्रीफली नोट डाउन कर लिया है तो आप बस न्यू चीज़ें उसमें ऐड करेंगे और आपका जो है वो रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे आपके आपके नोट्स करंट से रिलेटेड होने चाहिए। इसमें ये मेरे करंट से नोट से रिलेटेड है। इतना क्लियर नहीं होगा बट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि कैसे। देखिए ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। आपको देख रहा अब देखिए, जैसे मैंने 28 सितंबर की जो है वो द हिंदू एनालिसिस की थी। उसमें टोटल मुझे इतने पॉइंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट लगे थे, मैंने नोट डाउन कर लिया। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अभी जैसे एसआईआर चल रहा है ना। लेकिन उस टाइम पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और ये मेंस मतलब ये भी डिपेंड करता है कि टॉपिक जो है वो मेन के पर्पस से कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो मैंने ये पॉइंट देख लिया। अब देखिए मेरे नोट्स बनाने का तरीका। तो सबसे पहले मैंने सिटीजनशिप बिल जो बना किया। अब आप सोचिए कि आप किसी चीज़ के बारे में कितनी डायनामिक तरीके से सोच सकते हैं, किसी चीज़ के कितने फैक्टर्स आप सोच सकते हैं। मैंने किया सिटीजनशिप बिल क्या है। अब कोई चीज़ अगर बिल आई है तो उसकी नीड क्यों है, तो मतलब आवश्यकता क्यों पड़ी। अब अगर बिल आया है तो कोई तो लागू करने वाला होगा, वरना ऐसे थोड़ी कि कोई भी रूल आया और सबने फॉलो किया, नहीं। तो फिर कौन लागू करता है देखा। फिर इसके जो प्रावधान है, क्या क्या इसके प्रोविज़न्स हैं, फिर हमने वो जाना। मैंने वो भी क्वेश्चन मतलब मैं ये क्वेश्चंस बना रही थी कि हम किस किस डायनेमिक से या किस किस डायरेक्शन से इस टॉपिक को इसको देख सकते हैं। फिर क्या क्या हमारे अगर ये सिटीजनशिप बिल आएगा, क्योंकि इतना इजी तो नहीं है इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या आएंगी, चुनौतियाँ क्या आएंगी। अगर ये बिल आ रहा है मतलब इसकी नीड है तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और कैसे ये इफ़ेक्टिव होगा, कैसे प्रभावी होगा। तो देखा मैंने एक पॉइंट बनाया और उसके कौन कौन से क्वेश्चंस मैं बना सकती हूँ, मैंने वो टॉपिक किया। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ये कुछ मैंने की अगेंस्ट है ना, मुस्लिम हेतु नहीं था ये सिटीजनशिप बिल। एज अ 40 लाख आबादी नाउ 1901 में 40 लाख था, है ना। पृष्ठभूमि ये सब मैंने मतलब जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आते तो मैं ये वो ऐड कर जाती थी जब भी वो करंट से रिलेटेड आता था। तो ये वो है। फिर एनआरसी। तो सबसे पहले मैंने जाना एनआरसी क्या है मतलब, है ना। तो इसमें भी रिलीजन बेस्ड है, किस बेस्ड है, ये देखिए, ठीक है। ये सब करंट से रिलेटेड था। अब जो सिटीजनशिप बिल है तो सबसे पहले हमारे सिटीजन के बारे में जो है वो पॉलिटी में बात होती है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है वो क्या क्या हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं। तो देखिए, है ना, 4 टाइप में किया कि जन्म के पे बर्थ बेस पे आपको सिटीजनशिप मिलती है किसी कंट्री की, रजिस्ट्रेशन, वंश के आधार पर, रहने के आधार पर। फिर मैंने इनके प्रोविज़न्स ऐसे लिखे, देखिए, ठीक है। अब इसकी नीड क्यों पड़ी, तो उस टाइम पे बांग्लादेश में तेज़ी से हिंदू डिक्लाइन हो रहे थे और जो मुस्लिम्स थे वो कहीं ना कहीं इंडिया में इलीगल तरीके से एंट्री कर रहे थे। तो इसकी हमें नीड पड़ी।
ताकि हम जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनका सपोर्ट कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके। संसाधनों का अधिकतम तथा सही पहुंच, तीनों देशों में नॉन मुस्लिम के शोषण बचाव हेतु, तीनों देश मतलब इन द सेंस कि पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना, अफगानिस्तान, ये वगैरह, ये इससे रिलेटेड हो गया। तो आपने देखा मेरा ये फर्स्ट टॉपिक था, तो उससे रिलेटेड जो मेरा पॉइंट था वो कैसे था, ऐसा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा करंट अफेयर्स कैसे करना है। देखिए फिर ये भी था एक सरल जो है स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, है ना, तो उससे रिलेटेड भी देखिए फिर मैंने कर लिया एवेल्यूएट्स की एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टारगेट कितना है हमारा। अब ये जब आप इधर टू द पॉइंट लिखते हैं ना, तो फिर जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व किया था कि ऊर्जा की खपत कैसे करते हैं, अब आपके पास ये डेटा है तो आप तुरंत तुरंत जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपको ये अगर योजना स्कीम पता है, आप तुरंत हाईलाइट कर देंगे आंसर राइटिंग में, है ना। और ये कहीं ना कहीं रिवीजन के लिए भी बहुत ईजी होता है। देखिए क्या क्या फर्स्ट कौन था, है ना, बेनिफिट्स क्या हैं, मैंने इससे, तो ऐसे आपको करंट अफेयर्स बनाना है, नोट्स बनाना है, सॉरी। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर आज के। हमारा क्वेश्चन है कि परीक्षण करें कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद से आशय एक खास भौगोलिक क्षेत्र के लोगों से अपने क्षेत्र, संस्कृति, भाषा और हितों के प्रति गहरा लगाव व एकजुटता की भावना है, जबकि राष्ट्रीय एकता विभिन्न वर्गों के बीच संरचनात्मक, सांस्कृतिक और वैचारिक एकरूपता सद्भाव पर निर्भर है। एकीकरण को प्रभावित कैसे करता है जो हमारा क्षेत्रवाद है। आर्थिक असमानता, जिससे कुछ राज्य संपन्न हो जाते हैं तथा कुछ और पिछड़ जाते हैं। उदाहरण, कई राज्यों से बिहार या यूपी लोगों को बाहर करने जैसी घटना आपने करंट अफेयर्स में सुना होगा। राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय हितों को महत्व देने के कारण अलगाववादी विचारधारा प्रबल, और उदाहरण जैसे गोरखालैंड, बोडोलैंड जैसी डिमांड बढ़ रही है। अंतर्राज्यीय शत्रुता को बढ़ावा देती है। अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट के लोगों का सपोर्ट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो इंटर स्टेट जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। भारतीय संविधान के संघवाद को प्रभावित करती है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो पूरा हमारे संघीय होने पर डिपेंड है, तो ऐसी चीज़ों को इफेक्ट नेगेटिव वे में डालेगा। अतः विविधतापूर्ण संस्कृति के लोगों का सामंजस्य आवश्यक होना चाहिए। यूनिटी अगर नीड है हमारी, तो इसके लिए सबसे पहले इस क्षेत्रवाद को हटाकर हमें एक दूसरे का विकास सोचना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है। आप अगर जब हमारी गवर्नमेंट बात करती है समावेशी विकास की, सतत विकास की, तो मतलब लमसम 50% जो है वो महिला की पॉपुलेशन है, फीमेल जनता है। तो इसका अगर विकास नहीं करेंगे तो आप ओवरऑल विकास कैसे करेंगे, है ना। तो इसी पे बात की जा रही है। मैंने जैसे कलरफुल हाइलाइटर से जो हाईलाइट किया है बताने के लिए, ये सिर्फ डेमो इस क्लास के लिए होता है। आप जब आंसर राइटिंग करेंगे मेंस में, आपको सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करना है, और कहीं भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे तो सीधे अंडरलाइन कर देंगे, है ना। जैसे आपका ये इंपॉर्टेंट है तो आप सीधे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएंगे। कोई और कलर पेन यूज़ करेंगे तो माइनस मार्किंग होती है। तो हमने बता दिया जैसे कि SDG 17 हमारे जो है SDG गोल्स हैं। तो उसका जो 5th गोल है कि लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करने की बात की गई है। महिला सशक्तिकरण भारत में कार्यबल भागीदारी 2017-18 की 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गई है। बेरोजगारी दर जो कि 3.2% घटी है महिलाओं में। महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया। आर्थिक विकास, आबादी का आधा महिला संख्या है। यदि शिक्षा और रोजगार के समान अवसर दिए तो अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाकर घरेलू आय तथा जीडीपी में वृद्धि किया जा सकेगा। जीडीपी ओवरऑल होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। सामाजिक समरसता, सभी को समान अवसर मिलने पर एक से अधिक स्थिर व सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण होता है। जब महिला शिक्षित व सशक्त बनती है तो एक श्रृंखला शुरू होती है परिवार के बेहतर नींव की।
एक अनुकरणीय मॉडल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, अब जैसे आपने ये इम्पोर्टेंट किया तो आप यहाँ पे जो है वो हाईलाइट ऐसा कर देंगे, है ना, अपन इसको क्या कहेंगे, हाईलाइट कर देंगे। मिशन के तहत बनाए गए आशा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है जो महिला व बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं के विकास की उपेक्षा करना मतलब देश के भविष्य से समझौता करना है। अतः सतत व समावेशी विकास हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए महिला का सशक्तिकरण आवश्यक है। फॉर टुडे थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सब कुछ हेल्पफुल होगा। प्लीज़ कीप सपोर्ट ना, इतनी मेहनत कर रही हूँ